मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस कक्षा में पढ़ाऊंगा द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। हालांकि हम लोग द नेशनलिस्ट मूवमेंट चैप्टर अध्याय को पहले शुरू कर रखे हैं और हम लोगों ने जाना है कि यह द नेशनलिस्ट मूवमेंट होता क्या है और इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की है। अभी तक हम लोगों ने इस पर 4 कक्षाएं की है जिसपे हम लोगों ने जाना है पारस प्रकाशन के पुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो हमें पढ़ना है उसके अनुसार हम लोगों ने जाना है कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट होता क्या है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो है तो है क्या, जो अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो किस तरीके से वर्क करता था, तो बाद वाला चरण जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस तरीके से कार्य करता था। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि यह द नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, यहाँ पर हम लोगों ने अशफाक उल्लाह खान के कथन वगैरह इन सारी चीजों की चर्चा की थी। अब हम लोग इस द नेशनलिस्ट मूवमेंट के कक्षा 5 में आते हैं और आज हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट का और रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज का। यानी कि यह कक्षा इन दो चीजों पर बात, इस कक्षा में यह दो चीजों पर बात होगी, जिसमें पहली बात होगी स्वदेशी और बॉयकॉट पे कि यह होता क्या है, तो फिर रोल्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज यह क्या कंसेप्ट है, इन दोनों चीजों पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में मैं बताऊंगा कि यह दोनों चीजें है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट पे। हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में द नेशनलिस्ट मूवमेंट के पहले की कक्षाओं में यानी कि हम लोगों ने अभी तक इस द नेशनलिस्ट मूवमेंट में जाना है कि यह द नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे भारतीयों के लिए और भारत के लिए एक बहुत आवश्यक आंदोलन था, जिसके आधार पर भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। इसकी नींव कहां से रखी गई, तो इसमें क्या क्या कार्य हुआ, इन सारे चीजों को हम लोगों ने जाना। जब हम लोग पिछले लेक्चर की बात करते हैं वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो कांग्रेस जो मॉडरेट थी वो कैसे रेडिकल हो गई, यानी कि कैसे एक कांग्रेस जो शांति के साथ सारा कुछ करना चाहती थी, सारा समस्या का समाधान निकालना चाहती थी, उसको भी क्यों रेडिकल यानी कि कट्टरपंथी चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ा। मतलब कैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का विचारधारा जो है वो बना, इन सारे चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। अब वहीं से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बॉयकॉट और स्वदेशी, स्वदेशी और बॉयकॉट की बात करते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज का शासन जो है वो भारत पर रहा था और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम यानी कि एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका शुरुआती चरण की सोच यही थी कि हमें अपने अंग्रेज शासक के वफादार बने रहने हैं, यानी कि हमें अपने अंग्रेज शासक का वफादार बना रहना है और हमें वो सारा कार्य करना है जो अंग्रेज कह रहा है, जो ब्रिटिशर्स कह रहा है, क्योंकि उनका जो कार्य है इन आईएनसी की विचारधारा, इन आईएनसी के लोगों के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जिसे सिर्फ कांग्रेस कहते हैं, उनके द्वारा यही सोचते कि ये न्याय संगत होगा, यह अच्छा ही होगा, जो कि हम लोग पहले चर्चा किए थे। लेकिन जब इनको न्याय नहीं मिला, जब इनको लगा कि नहीं अंग्रेज जो है वो अपने लिए है, वो भारत के लिए या भारतीयों के लिए नहीं है, तो फिर इन लोगों ने अपने विचारधारा को बदला और यह द एक्सट्रीमिस्ट बन गए, यानी कि ये चरमपंथी बन गए और इन्होंने कहा कि नहीं, अगर शांति से समाधान नहीं होता है तो इसके लिए लड़ना अगर जरूरत है तो लड़ेंगे, लड़कर समस्या का समाधान निकालेंगे। और फिर इसी पे हम लोगों का एक कंसेप्ट आता है स्वदेशी और बॉयकॉट का। यह उसी रेडिकल आईएनसी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट आईएनसी के फेज का एक निष्कर्ष है या फिर एक फल है या फिर एक कंक्लूजन है, जो कि हम लोगों को देखने को मिला स्वदेशी और बॉयकॉट के नाम पर, के आधार पर। स्वदेशी का मतलब क्या है, अपने देश का, तो बॉयकॉट का मतलब क्या है, बहिष्कार करना। स्वदेश यानी कि स्वदेशी और बॉयकॉट को हिंदी में बहिष्कार कहते हैं। बॉयकॉट अंग्रेजी शब्द है, स्वदेशी हिंदी शब्द ही है जिसको लिखा हुआ अंग्रेजी में है या फिर लिखा जाता अंग्रेजी में है।
तो स्वदेशी का कंसेप्ट है स्वदेश, यानी स्व का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का, और देश का मतलब अपना देश, यानी कि यहां पर बात हो रही है भारत की, तो भारत की मतलब स्वदेश यानी कि भारत की, और बॉयकॉट का मतलब है बहिष्कार करना। तो मतलब यहां पर यह दो कंसेप्ट यही कहता है कि जब अंग्रेज शासन में भारतीयों के हित का ध्यान नहीं रखा गया, भारतीयों का जो है वो शोषण हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद आईएनसी की स्थापना हुई। आईएनसी भी अपने विचारधारा को, आइडियोलॉजी को बदला, और वो जब एक्सट्रीमिस्ट हुआ और उसे लगा कि नहीं, अब हमें लड़कर ही आजादी लेनी होगी, लड़कर ही स्वतंत्रता लेना होगा, इन्हें भगाना होगा, तो वहां पर एक कंसेप्ट आया स्वदेशी का। स्वदेशी का मतलब है कि अब हम भारतीय जो है वही सामान का उत्पादन करेंगे, वही गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, और वही यहाँ के लोग जो है वो परचेज करेंगे, खरीदेंगे, और उसके आधार पर ही हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो भारत है वो चलेगा। स्वदेशी का मतलब है अपने लिए बनाओ, भारत के लोग जो है भारत के लिए बनाते हैं, और उस कंसेप्ट को हम लोग स्वदेशी कहते हैं। मतलब यहां पर यह हुआ कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए भारत के लोगों ने अपने लिए, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया खुद के लिए, स्वयं के लिए जो कार्य था, जो सामान था, जो सेवा थी, उसी को स्वदेशी कहते हैं, उसी को स्वदेशी का कंसेप्ट कहते हैं। यानी कि खुद के देश में बना हुआ, खुद के देश के लोगों के द्वारा बनाया हुआ, और खुद के देश के लोगों के लिए बनाया गया, ये जो कंसेप्ट है यह स्वदेशी का है। और उस समय यह स्वदेशी का कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि अंग्रेज शासन जो है वो भारतीयों का शोषण दिन प्रतिदिन करते जा रही थी और बढ़ते जा रही थी। जो भारतीयों को लगता था कि शायद यह हमारे लिए आगे चल के फायदेमंद होगा, वो अब लगा कि नहीं, अब हमें इनका बहिष्कार करना होगा। तो यह स्वदेशी का मतलब खुद के लिए बनाना, और बॉयकॉट का मतलब है कि अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करना, यानी कि जो अंग्रेज के द्वारा बेचा जा रहा है या फिर उनके द्वारा जो बनाया गया जो सामान है, गुड्स और सर्विसेज है, उसका बॉयकॉट करना, उसे न खरीदना, उसका बहिष्कार करना, उसको जलाना, ये सारी चीजें जो थी वो बॉयकॉट प्रक्रिया के अंतर्गत आती थी। तो स्वदेशी का मतलब, उस स्वदेशी का मतलब यह रहता है कि अपने देश के लिए, देश के द्वारा और देश के हित में बनाया गया वो सारा कुछ सामान जो है वो स्वदेशी है। जबकि बॉयकॉट का मतलब है यहां पर विदेशी सामानों, यानी कि अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना। अब मैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 129 129 से इसको पढ़ता हूं और बताता हूं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है, हुआ क्या क्या, और जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू टू न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बंग भंग पढ़ा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा था। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ, उससे जो है दो नया जो कंसेप्ट है, जो दो नया मेथड ऑफ स्ट्रगल है, यानी कि लड़ने का जो दो नया तरीका उत्पन्न हुआ, वो दोनों तरीका था, एक था स्वदेशी और दूसरा था बॉयकॉट। आगे लिटरली स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है अपना खुद का, अपने खुद के देश का, इसी को स्वदेशी कहते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। इट वाज एम्ड एट पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया सो दैट इंडियन इंडस्ट्री कुड प्रॉस्पर। इसका मतलब यही था कि अपने यहां पर प्रोडक्ट का, अपने यहां पर गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करना, ताकि भारतीय उद्योग जो है वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। आगे लिखा हुआ है ऑल ओवर द कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च्ड ऑन द स्ट्रीट। और इन सारे चीजों के लिए और इन सारे आधार पे बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, रोड पर, सड़क पर प्रदर्शन किया। आगे द बॉयकॉट मूवमेंट अफेक्टेड ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाइल द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प्ड लोकल इंडियन इंडस्ट्री प्रॉस्पर। कहा जा रहा है यहां पर कि जो बॉयकॉट, जैसा कि हम लोगों ने पहले कंसेप्ट में समझा था, मैंने समझाया था कि बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार करने का मतलब है कि हमें अंग्रेजी सामान, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया सामान और उनके द्वारा जो बेचा जा रहा सामान है, उसका बहिष्कार करना है। तो इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि इससे उनका जो व्यापार है वो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जबकि स्वदेशी से क्या होगा कि अगर हमारा देश या कोई एक देश खुद के लिए बनाता है तो वह देश जो है वो प्रॉस्पर होगा। प्रॉस्पर को हिंदी में कहते हैं आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आगे, द कांग्रेस लीडर सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एंड होप्ड दैट दिस वुड ब्रिंग द ब्रिटिश टू द नीड। जो कांग्रेस उस समय जो तत्कालीन जो कांग्रेस थी उसने इस स्वदेशी और बॉयकॉट को सपोर्ट किया था, का समर्थन किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने से जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी शासन है, जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश रूलर हैं वो अपने घुटने पर यानी कि झुक जाएंगे, भारतीय के सामने झुक जाएंगे, भारतीयों के सामने, भारतीयों के सोच के सामने, भारतीयों के मांग के सामने झुक जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? तो हुआ ये कि जो अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज शासन था, जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने भारतीयों को जो ऐसा कार्य कर रहे थे, जो स्वदेशी और बॉयकॉट प्रक्रिया में अपने आप को संलग्न किए हुए थे, उन लोगों को उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, प्रिजन में डालना शुरू कर दिया। प्रिजन को हिंदी में जेल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 130 पर है। द ब्रिटिश डिड नॉट रिएक्ट द वे द इंडियन एक्सपेक्टेड। जैसा भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज जो है वो घुटने पर आ जाएंगे, वो पीछे बैकफुट पे चले जाएंगे, वह भारतीयों की मांग को मान लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा भारतीय सोच रहे थे, चाह रहे थे। दे पुट मेनी पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इन प्रिजन। अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारे लोग जिसमें विद्यार्थी भी थे उनको जेल में डाल दिया, डालना शुरू कर दिया। मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स वे आर बीइंग एडवोकेटेड बाय रेडिकल एज फॉर फाइटिंग ब्रिटिश रूल। वही चीज है कि ये जो मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट हुआ, ये बहुत मात्रा में जो लोग एक साथ इकट्ठा हुए, एक जगह से दूसरे जगह गए और इन सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़ा, उसका मतलब क्या था? तो उसका मतलब यही था, उसका अर्थ यही था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो बाकी जो रेडिकल्स थे, जो चरमपंथी थे, जो उग्र थे, जो चाहते थे कि हमें किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवानी है, अपने हित को सही करना है और सारा कुछ अपने लिए फायदेमंद करना है और शोषण से बचना है, यह उन लोगों के द्वारा समर्थित एक अभियान था जो बॉयकॉट और स्वदेशी यानी कि स्वदेशी और बॉयकॉट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट के आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक, आज की कक्षा का अंतिम टॉपिक पे, आज की कक्षा के अंतिम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, की बात करेंगे, जिसका मतलब जिसमें हम लोग को देखना है रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनका क्या योगदान था, उनका क्या कार्य था, उनका क्या रोल था, वो अब हम लोग इसमें देखेंगे रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज में, कि ये जो क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरी थे इन्होंने अपना योगदान कैसे दिया या फिर इनकी क्या उपयोगिता थी, क्या इनका रोल था। आगे पढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 130 पर आप लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक में देख सकते हैं, वहां पे आपको ये मिलेगा। The revolutionary believed in forceful method to get their demand fulfilled। जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि जोर जबरदस्ती या दबाव डालकर फोर्सफुल मेथड के तरीके से अपनी मांग को पूरी की जा सकती है और करनी चाहिए। आगे, द रिवॉल्यूशनरी वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस बाय फोर्स। जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरी थे, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता जो है वह बलपूर्वक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो मिलने को रहा। आगे, द रिवॉल्यूशनरी किल्ड द अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, लूटेड आर्म्स एंड ट्रेजर। जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जब क्रांति शुरू की तो उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज नेताओं को, अंग्रेजी हुकूमत के बहुत सारे लोगों को मारना शुरू किया और उनका जो आर्म्स, एम्यूनिशन और ट्रेजर था, जो खजाना था, जो गोला बारूद था, जो बंदूक था, उसको लूटना शुरू किया, जिसमें काकोरी और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। जब हम लोग को वो देखना होगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे काकोरी में लूट हुई और कैसे क्या क्या हुआ। यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे और एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे कि हम लोग रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, हम लोग क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं।
कहा जाता है, एक कथन है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है कि एक देश का क्रांतिकारी दूसरे देश के लिए आतंकवादी होता है। मतलब क्या है कि अगर भारत का वो क्रांतिकारी है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बात कर रहा है या स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, ये भारत के लिए क्रांतिकारी, भारत के लिए एक सकारात्मक पर्सन है। लेकिन यही अंग्रेजी हुकूमत के लिए, अंग्रेजों के लिए एक आतंकवादी जैसे हैं, यानी कि यह उनके लिए एक नकारात्मक इंसान है, क्योंकि यह उनके खिलाफ लड़ रहे थे। बात यहां पर यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन किसी के खिलाफ लड़ना, एक देश अपने लिए उसको निगेटिव ही मानता है, भले ही वो निगेटिव है, निगेटिव के खिलाफ ही लड़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी वह देश अपने लिए उसको नकारात्मक ही मानता है। तो यहां पर यह कथन उचित हो जाता है कि एक देश का रिवॉल्यूशनरी यानी कि एक देश का क्रांतिकारी जो है दूसरे देश का आतंकवादी यानी दूसरे देश के लिए टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है। तो यहां पर जो हम लोग रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं वो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़े। तो यहां पर वही था कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो समझ रहे थे और जान रहे थे कि इंडिपेंडेंस जो है, जो स्वतंत्रता है, भारतीय स्वतंत्रता है, जो अंग्रेजों से लेनी है वो शांति से नहीं मिलने वाली है, इसको बलपूर्वक ही लेना होगा। इसलिए इन्होंने लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू की, लोगों को, बहुत सारे लोगों को, अंग्रेजी हुकूमत के लोगों को, अंग्रेजी शासन के लोगों को मारना शुरू किया और उनके खजाने और बंदूक वगैरह को भी लूटना शुरू किया भारतीय लोगों ने। दे फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने गुप्त समुदाय और अलग अलग जो है वो समाज की भी स्थापना की ताकि वो लोग आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सके और बहुत सारी चीजों को सही व्यवस्थित रूप से कर सके, ताकि उनको एक बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। आगे वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट सोसाइटी एंड कॉल्ड इट अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त समाज, एक गुप्त समुदाय, एक गुप्त संगठन की स्थापना की शुरुआत की, जिसको हम लोग अभिनव भारत, जिसको उन्होंने अभिनव भारत का नाम दिया था। वीडी सावरकर के बारे में फिर यहां पर कुछ कंफ्यूजन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे, जिन्हें वीडी सावरकर कहते हैं, वो जो थे वो अंग्रेजी हुकूमत के वफादार थे, यानी कि वो कायर थे, भारतीयों के लिए वो कायर थे। लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर कहते हैं कि यह वीर थे, यह वीर सावरकर थे, इनको वीर की उपाधि उपमा दी जाती है, और जो इनके पक्षकार हैं वो सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं। तो मेरा यहां पर यही कहना है कि जो एक धरा जो है वो सावरकर को यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहता है, तो एक जो है वह कायर कहता है। तो कायर जो कहते हैं, जो वीर कहते हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कायर कहने वाले के तर्क हैं कि वो अंग्रेजी हुकूमत के साथ बहुत सारे ऐसे कार्य प्रणाली, एक्टिविटी में सम्मिलित थे जो कि आज भी उन सारी चीजों का साक्ष्य मिलता है, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो जैसे भी हो। तो जो इनका पक्ष रखते हैं, जो इनका समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा किया भी था तो वो उनके जानकारी को हासिल करने के लिए यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को तोड़ने के लिए ही यह उनके साथ साठगांठ किए थे, ताकि उनको और आसानी से हराया जा सके, उनका सूचना जो है वो लिया जा सके, ताकि उनको हराने में, उनको घुटनों के बल लाने में, उनको देश भगाने में, देश से बाहर करने में आसानी हो। तो मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि विनायक दामोदर सावरकर की दो छवि है, एक वीर वाली है, कायर वाली है। लेकिन जहां तक सारे चीजों को अगर एक साथ निष्कर्ष निकाला जाए तो विनायक दामोदर सावरकर जो है वो वीर सावरकर ही थे। वो उन्होंने कायरता का ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, वो वीर सावरकर ही थे। और आज विनायक दामोदर सावरकर को हम लोग वीर सावरकर कहते हैं, और वीर सावरकर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम लोग सारे चीजों के, अगर उनके सारे एक्टिविटी का कंक्लूजन निकालें तो यही देखने को मिलता है कि उन्होंने कायरता नहीं की थी। अगर कायरता की भी थी, अगर लोगों को लगता है कि वो कायर भी थे, तो वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अगर अंग्रेजी हुकूमत के साथ साठगांठ की भी थी तो वो इसलिए की थी ताकि उनको
उसको तोड़ा जाए, अंग्रेजी हुकूमत को भगाया जाए। और दूसरी बात विनायक दामोदर सावरकर के साथ एक और है कि विनायक दामोदर सावरकर ने ही भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदुत्व शब्द का प्रयोग या फिर हिंदुत्व शब्द को स्थापित किया था। हिंदुत्व शब्द का स्थापना जो है आधिकारिक रूप से सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर ने ही किया था। और यहां पर लिखा हुआ है कि वीर सावरकर ने ही एक गुप्त सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम अभिनव भारत था, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आतंकवादी संगठन भी कहते हैं। आगे, in 1908 खुदीराम बोस and प्रफुल्ल चाकी threw a bomb at the carriage near Kakori which they thought was occupied by King Ford, the unpopular judge of मुजफ्फरपुर। यहां पर क्या हो रहा है कि अब आगे दो नाम आ रहे हैं, एक नाम है प्रफुल्ल चाकी का और एक नाम है खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी दो ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े और उन्होंने अपना एक सकारात्मक योगदान दिया। यहां पर इन दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि इन दोनों ने क्या किया, तो वर्ष 1908 में, मतलब 1908 ईस्वी में उन्होंने दोनों ने मिलकर एक बॉम्ब फेंका। कहां पर, तो काकोरी स्टेशन, काकोरी रेलवे स्टेशन के बगल में बम फेंका। और बम फेंकने का उनका मेन ध्येय ये था, मेन लक्ष्य ये था क्योंकि उनको लगता था कि उसमें किंग फोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के जो एक जज हैं, एक न्यायाधीश है किंग फोर्ड जो है वो उसी कैरेज में, उसी वाहन में बैठे हुए हैं। इसीलिए इन लोगों ने उस कैरेज पे, उस वाहन पे बम फेंका और इनका लक्ष्य यह था कि इनको मारा जा सके, किंग फोर्ड को मारा जा सके। और जब मुजफ्फरपुर की बात आ रही है तो मैं अभी जो यह लेक्चर ले रहा हूं यह मुजफ्फरपुर से, या उसी धरती से ले रहा हूं जिस धरती का नाम यहां पर, जिस धरा का नाम यहां पर आया है मुजफ्फरपुर। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के लिए मुजफ्फरपुर अपने आप में एक बहुत यादगार जगह है। और मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को उसी सम्मान और उसी सारे सम्मान के साथ देखते हैं। और आज अगर देखें तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के अलग अलग जगहों पे स्मारक और अलग अलग भवन देखने को मिलते हैं उनके सम्मान में। तो यहां पर दो नाम आया, दो रिवॉल्यूशनरी का नाम आया, दो क्रांतिकारी का नाम आया। एक आया खुदीराम बोस का और एक आया प्रफुल्ल चाकी का। तो ये दोनों भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलपूर्वक जो रास्ता था उसको अपनाया। इसके अलावा हम लोगों ने विनायक दामोदर सावरकर को देखा। इस लेक्चर में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। जब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे, अगली कक्षा में आएंगे, तो रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज में कुछ और रिवॉल्यूशनरी को देखेंगे। हालांकि हम तो चाह रहे थे कि इसी लेक्चर में यह सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई नहीं, अगली लेक्चर में आएंगे तो फिर हम लोग इस बाकी जो बचे क्रांतिकारी हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं कक्षा 8 में, उन सारे को देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे जहां पर बात होगी मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट की। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इन सारी चीजों की भी बात करेंगे। तो इस लेक्चर, इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।